हेलो एवरीवन, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें बची है, मतलब शायद आधे घंटे की वीडियो होगी और हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। एक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन और एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये एक तरीके से हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी अपन ये दोनों टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग नए हैं वो पहले पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, और ये सारे नोट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, नीचे लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो ये थर्ड पार्ट है अपना। इसमें सबसे पहले अपन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखते हैं। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती थी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैसे अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? इसमें एक ही टाइप देखना है अपन को, प्राइस वाला। जैसे अपन ने डिमांड में प्राइस भी देखी थी, इनकम भी देखी थी, क्रॉस इलास्टिसिटी भी देखी थी, हमें इतना इसमें नहीं देखना, हमें सिर्फ इसमें प्राइस वाले फैक्टर को देखना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हुई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है, यही हमारी सप्लाई के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी है। इतना समझ में आ गया? डिमांड में क्या था? क्वांटिटी डिमांड का कंपैरिजन था। सप्लाई में क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई का कनेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। ठीक है, जैसे अपन ने डेफिनेशन उसमें देखी थी डिमांड में, वैसे अपन ने सप्लाई में देख ली। ये फॉर्मूला जैसे अपन ने डिमांड में देखा था वैसे अपन ने सप्लाई में देख लिया, बस इसको क्वांटिटी सप्लाइड कर दिया। इस फॉर्मूले को फर्दर सॉल्व करना मैं नहीं बताऊंगा, आप अपन सब जानते हैं। डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? परसेंटेज हट जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस। यहां पर है तो प्राइस ऊपर होगा, ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। ये फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन अपन जानते हैं। इस फॉर्मूले को एज इट इज रट लो, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है। ये डेफिनेशन ध्यान रखना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या चीज है? अरे क्वांटिटी जितनी हमने सप्लाई करी उसका जो परसेंटेज चेंज है उसका कंपैरिजन है प्राइस के परसेंटेज चेंज के साथ। अब देखो इसमें भी वही 5 ग्राफ है और ये सारी चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले बताओ क्या आता है? परफेक्टली इनइलास्टिक आता है। फिर क्या आता है? फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक आता है। इसको इन्होंने क्या कर दिया? रिलेटिवली लेस इलास्टिक कर दिया। लेस इलास्टिक को अपन इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं। फिर क्या आ गया? यूनिटरी आ गया। फिर क्या आ गया? रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक आ गया। और फिर क्या आ गया? ये पेज छोटा पड़ गया था। फिर क्या आ गया हमारा लास्ट में? परफेक्टली इलास्टिक आ गया। वही 5 चीज आ गई, वही 5 चीज आ गई। इन दो के नाम में थोड़ा चेंज है पर डिफरेंस कुछ नहीं है। लेस इलास्टिक को अपन इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, इसको अपन रिलेटिवली, ये देखो रिलेटिवली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अपन रिलेटिवली इलास्टिक तो बोलते ही है, इन लोगों ने ग्रेटर लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, सबसे पहली बात हमने इसमें क्या देखते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का हमेशा क्या होता है? इसका मतलब बताओ। मैं 2 वीडियोस में यही करा रहा हूं, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये होता है सर, जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर होता है दैट इज जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसको अपन बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें क्या होता है सर? जो ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड होता है उसमें थोड़ा कम चेंज आता है एज कंपेयर टू प्राइस, बहुत कम चेंज आता है। इसमें क्या होता है सर? जितना चेंज ऊपर वाला न्यूमरेटर में आता है दैट इज जितना चेंज हमारे क्वांटिटी सप्लाइड में आता है उतना ही चेंज हमारे क्वांटिटी वो प्राइस के अंदर आता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के अंदर आता है। इसमें क्या होता है सर? जो ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड होता है ना उसमें थोड़ा ज्यादा चेंज आता है, और लास्ट वाले में क्या होता है? जो ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड होता है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज आता है। इसमें हमारी प्राइस इलास्टिसिटी, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके अंदर क्या होती है वैल्यू? उसकी 0 होती है। इसमें क्या होती है सर? लेस देन 1 होती है। इसमें क्या होती है? इक्वल टू 1 होती है। इसमें क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। और इसमें क्या होता है? ग्रेटर देन इंफिनिटी होता है। ये तो अपन कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। वही चीज लिखी हुई है, वही 5 नाम लिखे हुए, वही 5 डिफरेंस लिखे। इसमें
क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं होता, इसमें थोड़ा कम चेंज होता है, इसमें इक्वल चेंज होता है, प्राइस के जितना चेंज होता है इसमें थोड़ा ज्यादा चेंज होता है प्राइस से, और इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड में इन्फिनिटी चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके पहले से, इसलिए मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। अब इनके ग्राफ देखो, इनके ग्राफ में क्या हो रहा है, बस ऑब्जर्वेशन नोट कर लो। अब सब ग्राफ हमें निकाल के दिखाओ। अरे ग्राफ कैसे निकाल के दिखाएंगे, ग्राफ तो हमारे इंटरप्रिटेशन से आते हैं, अपन को सिर्फ ग्राफ को याद करना है, क्योंकि अपन सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके, हम इनका सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके। ये कैसे आया, ये 0 क्यों हुआ, ये 1 क्यों हुआ, ये इन्फिनिटी क्यों हुआ, ये सारी चीजें अपन समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफ को कैसे याद रखना है। इस वाले ग्राफ में क्या होगा, सबसे पहले सीधा तो ये ऐसे ही रहेगा और लास्ट में ऐसा हो जाएगा। ये तो पहले भी ऐसे ही था, डिफरेंस आएगा बीच में। डिफरेंस बीच में कैसे आएगा, ये ग्राफ सीधा हुआ, ये टेढ़ा हुआ, ये ऊपर चलते जा रहा है, ये ऊपर चढ़ते जा रहा है। पहले इधर था, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर आया और ये ऊपर चढ़ गया। ये वाला ग्राफ ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है, इतना सा डिफरेंस आ रहा है इनके ग्राफ में। एक बार दोबारा देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, जो भी हमारा रिलेशनशिप है, जो भी हमारा परसेंटेज है क्वांटिटी सप्लाइड के साथ और जो परसेंटेज चेंज है प्राइस के साथ, उसको अपन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया, उसके बाद हमने ये पांचों चीज देख ली, इनका मीनिंग अपन पहले समझ चुके, इनका ये अपन पहले समझ चुके। अब ग्राफ को कैसे याद रखना है, ग्राफ फर्स्ट और लास्ट वाला तो एज इट इज है, और बीच वाले के अंदर ये ग्राफ ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ग्राफ ऐसे, ये ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ, समझ रहे हो, ये ग्राफ ऊपर चढ़ते जा रहा है। इसको अभी अपन देख लेते हैं। देखो ये कंक्लूजन देखो, डिमांड वाले में क्या था, सबसे पहली बात इनका नाम बताओ मेरे को, इनका नाम क्या है। सर जो फर्स्ट में आता है ना, उसको अपन बोलते हैं परफेक्टली, देखो एक बार दोबारा देख लो, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। जो बीच में आता है उसको अपन रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं। जो इधर आता है उसको अपन यूनिटरी बोलते हैं। जो फोर्थ नंबर पे आता है उसको अपन रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं, और जो लास्ट में आता है उसको इन्फिनिटली इलास्टिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन इन्फिनिटली इलास्टिक बोल दो या परफेक्टली इलास्टिक बोल दो, बात एक ही है। तो अपन को पांचों नाम हो गए। इसमें क्या वैल्यू होती है इलास्टिसिटी की, इसमें 0 होती है, इसमें लेस देन 1 होती है, इसमें इक्वल टू 1 होती है, इसमें ग्रेटर देन 1 होती है, और इसमें इन्फिनिटी होती है। जब हमने डिमांड देखा था तो डिमांड में ऐसा चालू हुआ था, ऐसा एंड हुआ था। हमने सप्लाई देखा, सप्लाई में भी ग्राफ ऐसा चालू हुआ और ग्राफ ऐसे एंड हुआ। डिफरेंस किसका है, डिफरेंस बीच का है, डिफरेंस बीच का है, डिफरेंस किसका है, बीच का है। सबसे पहले क्या होता है, ये चीज ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे आई। इसमें क्या हो रहा है, ये चीज सीधी है, ये इधर गई, ये इधर गई और ये इधर गई। बस ये डिफरेंस और ध्यान रखो, अपना कंक्लूजन भी हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में इतना ही था, बस इलास्टिसिटी इतना सही। सर इतना सही है, हाँ इतना सही है, मॉड्यूल में चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लो मैं मॉड्यूल में चेक भी करा दूं, जिससे कि हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचा है। सबसे पहले देखो मॉड्यूल में क्या दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके टाइप्स क्या होते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है। मतलब मॉड्यूल में ऑर्डर में नहीं दे रखा, मैंने आपको ऑर्डर में ढंग से पढ़ा है। अब ये फैक्टर्स और बचे फैक्टर्स की भी अपन देख लेंगे। सबसे पहले देखो अपन ने क्या देखा, एक बार लास्ट टाइम और कर लेते हैं, जिससे अपना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो जाए। इसका मीनिंग सबको याद हो गया, याद हो जाना चाहिए। मैंने 10 से लेके 15 बार अभी तक मैंने इलास्टिसिटी का मीनिंग याद करवा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये पांचों का ऑर्डर सेम है, इन पांचों का जैसे इनकी इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वही है, इन पांचों का मीनिंग भी सेम है। पर ये सप्लाई का ग्राफ है, इसलिए सप्लाई का ग्राफ ऐसे चल रहा है और डिमांड का ग्राफ ऐसे चल रहा है। इसका ये रोटेशन ध्यान रखना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। हमने दोनों का कंपैरिजन देख लिया, सप्लाई का भी देख लिया, डिमांड का भी देख लिया। ठीक है, अब एक और चीज देख लो, जिससे कि हमारा डिमांड और सप्लाई वाला, मतलब सप्लाई वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे डिमांड को काफी फैक्टर अफेक्ट करते थे, वैसे ही जो हमारी सप्लाई की इलास्टिसिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये वाला
फैक्टर करेगा, जो भी फैक्टर इनमें चेंज लाएंगे वो सारे अल्टीमेटली इसमें भी चेंज लाएंगे, वो सारे फैक्टर अल्टीमेटली इलास्टिसिटी में भी चेंज लाएंगे। तो इसमें कौन से फैक्टर है, वही बात हो गई, बस एक बार पढ़ लो। प्राइस ऑफ द गुड अफेक्ट करती है, अगर किसी गुड की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो लोग उसकी सप्लाई ज्यादा करेंगे, अगर किसी गुड की प्राइस कम होगी तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा कि यार इसकी प्राइस तो 1 रुपए, मैं क्यों इसकी सप्लाई करूं, तो लोग सप्लाई कम करेंगे। तो अल्टीमेटली इलास्टिसिटी में भी इंक्रीज और डिक्रीज आएगा इसकी चेंज की वजह से। प्रोबेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर प्राइस, अगर मेरे को लगेगा फ्यूचर में अनियन है उसके रेट बढ़ने वाली है तो मैं पहले आके स्टोर करूंगा और फिर मार्केट में बेच दूंगा जब उसकी हायर प्राइस हो जाएगी। मतलब अगर मेरे को फ्यूचर प्रिडिक्शन में लगेगा कि इसकी प्राइस ज्यादा होने वाली है तो मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दूंगा, और अगर कम होगी तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज कर दूंगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जिन पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसपे अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करती है। ये एक बार ऊपर से पढ़ लो, कल को अगर एमसीक्यू में आ जाए कि इन फैक्टर में करती है तो अपन सारे टिक कर सकते हैं। क्या देगा, ये 3 ऑप्शन दे देगा और साइड में लिखेगा डी और बोलेगा कि ऑल ऑफ द अबव, और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आंसर क्या होगा, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर किसी को प्रोड्यूस करने की, अगर किसी का जैसे अनियन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ही मेरे को 100 रुपए पड़ती होगी या ज्यादा पड़ती होगी तो मैं उसको प्रोड्यूस करने का मेरा मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा पहले खुद इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैं उसको प्रोड्यूस करके क्या करूंगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कमी आएगी, और कोई सस्ती चीज होगी, कोई बहुत सस्ती चीज होगी तो अपन उसको ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उसको ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करती है चीज। नेचर ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करती है, अगर कोई पेरिशेबल आइटम होगा जैसे कोई फ्रूट हो गया जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो उसकी सप्लाई जल्दी होगी कि जल्दी बेचो, 1 दिन में खत्म कर दो, 2 दिन में खत्म कर दो। क्यों कर दो, अगर नहीं करोगे तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। और लेंथ ऑफ द टाइम पे भी करता है। लेंथ ऑफ द टाइम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि हमारी जैसे प्राइस तो बढ़ा दी, अब हमारी प्राइस तो बढ़ा दी, अब क्या हम क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पूरे इंडिया में अनियन खत्म हो गया, पूरे इंडिया में अनियन तो खत्म हो गया। अनियन कोई 1 दिन में थोड़ी उग जाएगा कि आज मैंने उसका प्रोडक्शन चालू करा और आज मेरे पास बहुत सारे अनियन हो गए। पूरे इंडिया में अनियन तो खत्म हो गया, अनियन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, पर उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो तो डिपेंड करेगी ना टाइम पे कि भाई हम कितने दिन में अनियन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम 1 दिन में थोड़ी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द टाइम का भी वही मतलब है, एक बार पढ़ के देखो। इफ द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस देन हाउ मच टाइम वुड सप्लाई राइज, or how large will be the price elasticity of supply would depend on the length of the time available for necessary adjustment। अगर अनियन पूरे इंडिया में खत्म हो गया तो उसकी प्राइस तो बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ने से मेरी क्वांटिटी सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अनियन तो पूरे इंडिया में खत्म हो चुका है। अब ये तो डिपेंड करेगा कि हम कितने टाइम में इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो अपन ने सारी चीज देख लिया, प्राइस इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है, सारे फैक्टर्स हो गए, प्राइस ऑफ द गुड हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई फ्यूचर प्राइस की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, नेचर ऑफ द गुड हो गया और लेंथ ऑफ द टाइम हो गया। तो हमने हमारा इस वीडियो का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सारे ग्राफ देख लिए, इन ग्राफ को याद करने की ट्रिक देख ली, इसका डिमांड के साथ कंपैरिजन देख लिया और सारी चीज अपन इसके रिलेटेड पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अपन ने फैक्टर्स देख लिए। अब लास्ट टॉपिक है अपना जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, उससे पहले अपन देखें मार्केट होता क्या है। देखो मार्केट ऐसी प्लेस है, मार्केट ऐसी जगह जहां पर मार्केट क्या होता है कि आपको कुछ खरीदना है, सामने वाले को कुछ बेचना है, दोनों आके अपना कंसिडरेशन दे रहे हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। वो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उनको मनी दे रहे हो। तो मार्केट क्या चीज है, मार्केट एक जगह है जहां पर बायर और सेलर
कांटेक्ट में आते हैं, किस चीज की वजह से कांटेक्ट में आते हैं, क्या करने के लिए कांटेक्ट में आते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए कांटेक्ट में आते हैं। ये एक फिजिकल प्लेस भी हो सकती है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जो ऑनलाइन अपन शॉपिंग करते हैं वो मार्केट नहीं है, सामने वाला सेलर अपना प्रोडक्ट डाल रहा है, हम उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं और अपने पैसे दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें मार्केट होती है। मार्केट का मीनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। मार्केट का मीनिंग हो गया। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन अपन करते हैं, ठीक है। देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन 5 टाइप्स की होती है, 5 टाइप की होती है। एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक है ओलिगोपोली कंपटीशन, एक है मोनोपोली और एक है डियोपोली। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये होती क्या है इतना ही ध्यान रखना है। अपने मॉड्यूल में इतना ही गिवन है कि ये होता क्या है। एमसीक्यूज अगर डायरेक्ट आए कि व्हाट इज मोनोपोली, तो हमें पता होना चाहिए मोनोपोली क्या होती है। सबसे पहले अपन मोनोपोली से ही चालू कर रहे हैं। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, एक किंग है, मतलब एक सेलर है, सिर्फ जियो ही जियो है, मतलब पूरे मार्केट में, पूरी सिम बेचने वाली कंपनीज में, पूरे टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ जियो का राज है। देयर इज ओनली वन सेलर एंड कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट। सिर्फ एक ही सेलर है और वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। जियो की मोनोपोली है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। एयरटेल वोडाफोन मान लो एग्जिस्ट नहीं करती और सिर्फ जियो ही एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में, तो ये क्या है, वन सेलर है। उसकी जो मर्जी होगी, अगर वो 30 डेज का प्लान 2000 रुपीज में भी बेचेगा तो हमें मजबूरी है उसका प्लान लेना। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ही टेलीकॉम सेक्टर है जिसका नाम है जियो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं मैं एक, तो इसमें क्या होगा, उसकी मर्जी होगी, जो वो प्राइस रखनी है रखेगा और आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। सेलर कंपेल हो जाएगा, सेलर कंपेल हो जाएगा, सेलर को पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो ज्यादा मांगेगा तो ज्यादा देने पड़ेंगे। ये एक बहुत रेयर सिचुएशन है, बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर ही ऐसा मार्केट एग्जिस्ट करता है, वरना ऐसा मार्केट सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करता है। इतनी बात समझ में आई। मोनोपोली का क्या मतलब है, सिर्फ एक ही सेलर है, सिर्फ एक ही सेलर है, ठीक है। अब देखो डियोपोली। डियोपोली का क्या मतलब है, जैसे मोनो का मतलब वन हो गया, जैसे मोनो का मतलब वन हो गया, वैसे डियो का मतलब दो हो गया, कि मार्केट में दो डोमिनेटेड सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो लोग जो डोमिनेटेड है। इसका प्रैक्टिस में मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दो ही लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक ही बंदा एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दो ही लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है सिर्फ दो ही डोमिनेटेड लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका राज चलता है, जिनका उस सेक्टर में, उस प्रोडक्ट में जिन दो लोगों का राज चलता है, वो लोग डोमिनेट करते हैं उस मार्केट को। बाकी बहुत सारे छोटे मोटे हो सकते हैं पर इनको कोई पूछता नहीं है, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है मार्केट में। सिर्फ दो डोमिनेंट लोगों का ही इन्फ्लुएंस है, उसको अपन बोलते हैं डियोपोली। अ पर्टिकुलर मार्केट डोमिनेटेड बाय जस्ट 2 फर्म्स। डोमिनेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ दो ही फर्म होगी, फर्म बहुत सारी हो सकती है, पर डोमिनेट जिन फर्म्स का इन्फ्लुएंस है मार्केट में वो सिर्फ दो ही है, वो सिर्फ दो ही है, ठीक है। इन प्रैक्टिस इट मीन्स two duopolistic firms have a greater deal of influence in the industry. It is a kind of oligopoly. ये अपन अभी पढ़ते हैं ओलिगोपोली क्या होता है, ये समझ में आ गया। मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर है और बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, सिर्फ जियो है और बाकी सब जितने लोगों के पास फोन है उनको जियो ही खरीदनी पड़ रही है। इसमें क्या होता है, दो कंपनियां है, दो डोमिनेटेड कंपनी है मार्केट में और बाकी सारी छोटी मोटी हो सकती है, पर डोमिनेटेड कौन है, दो कंपनी डोमिनेटेड है। ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में होता है बायर्स आर फार ग्रेटर। बायर्स तो हमेशा ज्यादा ही होते हैं सेलर्स से, मतलब सेलर्स इसमें है पर कितने, फ्यू सेलर्स तो है पर 3 से लेके 4 है, 5 डोमिनेटेड है ज्यादा से ज्यादा। देखो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, सारी चीजों में कुछ ना कुछ लिंक है। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, एक ही बंदा एग्जिस्ट कर रहा है। डियोपोली का मतलब क्या हुआ, दो डोमिनेटेड सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ, भाई सेलर तो है 3-4 डोमिनेटेड सेलर है। कितने हैं, 3-4 डोमिनेटेड सेलर है जो कि एक दूसरे से कंपीट करते हैं, एक दूसरे से प्राइस की रेंज में कंपीट करते हैं। इसने कम कर दिया, इसने ज्यादा कर दिया, तो ये सारी कंपटीशन
इनके बीच में होता है। कितने डोमिनेटेड है? 3 से लेके 5 डोमिनेटेड लोग रहते हैं ओलिगोपोली में। अब देखो, अब 2 मार्केट बचे, एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में देखो। ये वो कंपटीशन है जो रियल में एग्जिस्ट करता है, ये वो कंपटीशन है जो रियल में एग्जिस्ट करता है, ये रियलिस्टिक सिनेरियो है जो कि रियल वर्ल्ड में होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं। इसके नीचे क्या हो रहा था? एक ही सेलर है और बहुत सारे बायर है। इसमें क्या हो रहा है? 2 डोमिनेट सेलर है और बहुत सारे बायर है। ओलिगोपोली में क्या हो रहा है भाई? 3 से लेके 5 डोमिनेटेड सेलर है और बहुत सारे बायर है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक में यह होता है कि बहुत सारे सेलर है, मतलब बहुत सारे सेलर है और बहुत सारे ही बायर है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। इसमें कंज्यूमर के पास चॉइस होती है। ये जो पॉइंट लिखा है ना मैंने, कंज्यूमर हैव द प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग, इसमें कंज्यूमर के पास चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे शूज के अंदर कितने सारे ब्रांड है, इस पे अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर्च करो, कितने सारे ब्रांड है। नाइक हो गया, प्यूमा हो गया, रीबॉक हो गया, आजकल ये बाटा, लूटो, ये सारी चीजें भी चल रही है। तो कितने ब्रांड है, कितने अनलिमिटेड ब्रांड है शूज के अंदर। तो क्या ये सबके शूज सेम होते हैं? इन सब के अंदर अलग अलग अपनी क्वालिटी होती है। तो ये इसमें क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। दे डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, दे डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हुआ? मोबाइल का मार्केट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोबाइल की। तो मोबाइल में बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए। अपने चाइनीज हो गए, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये बहुत सारे, मतलब अनलिमिटेड ब्रांड्स है। कितने ब्रांड है? अनलिमिटेड। तो जो हम लोग है, हम लोग कौन है? कंज्यूमर। उनके पास चॉइस है किसी भी ब्रांड को चूज करने की। ये किसमें है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो हम कंज्यूमर है, मेरी मर्जी तो मैं ओप्पो लूंगा, मेरी मर्जी तो मैं वीवो लूंगा, और मेरी मर्जी तो मैं सैमसंग लूंगा। जो मेरी मर्जी होगी मैं वो लूंगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें देखो, दे डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल, सेम। ये लोग सेम प्रोडक्ट नहीं बेचते। ये तो बोलता है मेरा कैमरा बहुत अच्छा है, मेरे को लो। ये बोलता है मेरा सेल्फी वाला कैमरा अच्छा है और मेरे में फेस अनलॉक है। मतलब सब लोग अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सेगमेंट एक है, मोबाइल सेक्टर है, पर ये क्या सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं? ये अपना अलग प्रोडक्ट बेच रहा है। सैमसंग अपना अलग प्रोडक्ट बेच रहा है, वीवो अपना अलग प्रोडक्ट बेच रहा है। मतलब इस मार्केट में सब लोग अपना अपना अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, सब लोग सेम प्रोडक्ट नहीं बेचते। इनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है। कंज्यूमर के पास प्रेफरेंस होती है कि मेरे को वीवो खरीदना है या सैमसंग खरीदना है। कंज्यूमर के पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रेफरेंस होती है और ये रियलिटी में यही मार्केट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक लास्ट मार्केट और देख लो जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? इसमें भी बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। पर इसमें क्या होता है? कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा छोटा सेलर नहीं होता। ये भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें क्या होता है? कोई भी सेलर छोटा नहीं होता, कोई भी सेलर बड़ा नहीं होता। नो बिग सेलर एग्जिस्ट, मतलब सारे सेलर एक तरीके से इक्वल लेवल के होते हैं। कोई भी, सारे सेलर छोटे होते हैं। अपन ये बोल सकते हैं कि ऑल द सेलर्स आर स्मॉल सेलर्स, मतलब किसी की भी डोमिनेंस नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट कंपटीशन, किसी बंदे की डोमिनेंस नहीं है, सारे लोग इक्वल है, सारे लोग स्मॉल सेलर से, सारे लोग हमारे स्मॉल सेलर से, किसी की डोमिनेंस नहीं है, किसी की इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको अपन बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है? सारे लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, सब लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि अगर कहीं किसी लोकेलिटी में 20 शॉप्स है तो 20 शॉप के प्रोडक्ट सब सारे सेम है, 20 शॉप के प्रोडक्ट सारे सेम है, सारे के सारे प्रोडक्ट सेम है। तो इनमें कोई छोटा नहीं हुआ, कोई बड़ा नहीं हुआ, किसी की डोमिनेंस नहीं हुई, क्योंकि दोनों एक शॉप है।
तो ये होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं कि मतलब सब लोगों के पास आइडेंटिकल चीजें, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? अगर किसी एक स्टोर में जाओगे उसका अलग प्रोडक्ट होगा, किसी और स्टोर में अलग प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या बोलता है कि सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ये क्या बोलता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है ही नहीं। दे डोंट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। वो लोग सब अपना अपना क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हैं। कोई सैमसंग में बोलता है कि हम हैंग नहीं होंगे, ये बोलेगा मैं 4 GB रैम दूंगा, वो बोलेगा मैं सेल्फी कैमरा दूंगा, वो बोलेगा मैं फेस अनलॉक दूंगा। तो ये सारी चीजें अपनी अलग अलग करके बेचते हैं। अपन को ये बात समझ में आई। फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन आएगा तो अपन को क्या करना है। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली में एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। डिओपोली में क्या होता है, 2 डोमिनेंट सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है, 3 से लेकर 4 डोमिनेंट सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं। और ये रियलिटी में कॉन्सेप्ट ये वाला एग्जिस्ट करते हैं। सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और मार्केट में प्रेफरेंस मिलती है, मार्केट में कंज्यूमर को चॉइस मिलती है कि आपको ये खरीदना है या ये नहीं खरीदना। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, पर किसी का भी डोमिनेंस नहीं होता। जैसे मोनोपोलिस्टिक में एप्पल का डोमिनेंस है, अगर अपन एप्पल को बोलेंगे तो वो iOS के अंदर डोमिनेट करता है। तो इसमें क्या होता है, किसी का डोमिनेंस नहीं है, सारे स्मॉल सेलर है, सारे स्मॉल सेलर है और सारे अपना सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हमारा रियलिटी में कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगर एमसीक्यू में आए कि रियलिटी में कौन सा मार्केट एग्जिस्ट करता है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। ये इतनी बेसिक चीज समझ में है। एक बार मॉड्यूल और देख लो जिससे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हमने हर चीज मॉड्यूल से कवर कर चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन हमने कर लिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमने कर लिया, ओलिगोपोली कर लिया। ये सारे छोटे छोटे गिवन है, हमें सिर्फ इनका मेन कॉन्सेप्ट समझना है। मोनोपोली कर लिया और डिओपोली कर लिया। अपन ने मॉड्यूल से हर चीज कवर कर ली। तो मेरे को लगता है कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अपन ने इस वीडियो में 2 चीज डिस्कस करी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट वही है, बस इस ग्राफ के टर्न को ध्यान रखना, ये ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊपर इसका पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे 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 फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन में 5 ये हैं, इनको देख लेना। जो लोग नए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अपन ने चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स कर लिया। चैप्टर 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 60-70% कोर्स अपलोड हो चुका है। जाके प्लेलिस्ट चेक करो इस चैनल की, और कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।